डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्कूल का एग्ज़ाम पेपर 2021 अगस्त एग्ज़ाम का हिंदी विषय है और इसके पूरे सॉल्यूशंस आप इसमें देखेंगे पूरे लास्ट तक, एक नंबर से लास्ट तक। तो आपने जब अभी एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास में आपका जो सॉल्यूशन है पहुंच रहा है। इससे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम पेपर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और उसके आंसर्स क्या थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पूछा है, गोपियाँ खाली स्थान का वेश धारण करना चाहती हैं। तो गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण करना चाहती हैं। दूसरा है, ईश्वर का पर विश्वास रखने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो उसको आस्तिक कहते हैं। सभी ने सही किया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तुलसी के अनुसार प्राणों के समान प्रिय भगवान राम है। भगवान का आराध्य हैं तुलसीदास और गुरु का आराध्य कबीर है। ठीक है, ये ध्यान रखना था आपको। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत की भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। सबसे पहली प्राचीन भाषा जो मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें हिमालय की शोभा खालिस्तान से है। तो हिमालय की शोभा बर्फ़ को से है, बर्फ़ से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय प्रणाम लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते, असत्य वचन है ये। रंग बिरंगी फूलों से सजी धरती दुल्हन जैसी प्रतीत होती है? बिल्कुल सत्य वचन है ये। कोयल वर्षा ऋतु में मौन साध लेती है? बिल्कुल सत्य वचन है ये। और प्रत्यय चार प्रकार के होते हैं, ये असत्य है, ये दो प्रकार के होते हैं। और पांचवा है, कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा जाता है? ये भी बिल्कुल सत्य है। उन्होंने इसमें आपके ब्रज की भाषा, हिंदी, संस्कृत सबको मैच कर रखा है या मिक्स कर रखा है अपनी भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो तब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे आपके बुक से बनाए गए आंसर्स, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, अखबार के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो देखिए, अखबार के बहुत सारे अंग होते हैं। फिक्स नहीं है कि कोई बोल दे कि 10 अंग होते हैं, कोई बोले 15 अंग होते हैं, कोई बोले 12 अंग होते हैं। मैक्सिमम जो है, सबसे ज़्यादा जो अंग होते हैं वो 15 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर आप 10 भी अंग लिखते हैं तो भी चलेगा। उसमें सब कुछ आ जाए, संपादकीय, आपका समाचार, उसके अलावा मेन हेडलाइन, उसके अलावा विज्ञापन, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे अंग होते हैं उसके। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, अस्वस्थ रहते हुए भी व्यक्ति काम करने के लिए क्यों मजबूर है? तो वो गरीबी के कारण मजबूर है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, पुराने साधक हिमालय पर क्यों जाते हैं? तो सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए। इसके बाद आते हैं मैचिंग वाले, जो जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो यहाँ पर कलरफुल जोड़ियाँ बना दिए ताकि आपको समझने में मिस्टेक ना हो, हरे वाले और लाल वाले कलर में। तो क्षय रोग को हम टीवी भी कहते हैं। उसके बाद में बांग्ला भाषा जो है वो बंगाल की भाषा है। आकाश का जो है पाताल भी होता है। आदिवासी जो है ये वनवासी होते हैं। और जड़मति मतलब स्थिर बुद्धि या मंद बुद्धि। ठीक है, तो ये सारे सॉल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं मैच कर रखा है। इसके आगे बढ़ते हैं, आपने देख लेना आपका विकल्प ऐसे मैच किया कि नहीं किया आपने। अगले क्वेश्चन में सही विकल्प छांटना है आपको। मित्र को लिखा गया पत्र, बधाई पत्र कैसा होता है? तो अनौपचारिक होता है। ठीक है, अनऑफिशियल होता है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव, तो वो कौन सा है? आपका उत्साह। ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था। अनुप्रास अलंकार में वर्ण शब्द की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। ठीक है, बार बार आता है, एक ही शब्द बार बार बोला जाता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, एवरेस्ट अभियान दल में बछेंद्री के साथ निम्न में से कौन था? तो वो थे अंगदरोजी। वो जो साथ में गए थे वो थे अंगदरोजी। उसके बाद में मानव शरीर है तो वो चेतन पिंड है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना था, बहुत लोगों ने जल पिंड या द्रव पिंड कर रखा है, तो जल पिंड गलत है, इसमें आ जाएगा चेतन पिंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन पूछा है, निंदक को समीप क्यों रखना चाहिए? तो निंदक को हमें समीप इसलिए रखना चाहिए कि निंदक हमारी कमियों को बता करके हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। इसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन है उसको भी हमने लिख ही दिया है। जो जो अथवा में क्वेश्चन थे, ज़्यादातर नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए गए हैं। इसमें आपका जो है, कवि
किसे जगाने का अनुरोध कर रहा है? तो कवि सोए हुए व्यक्ति को जो सच से बेखबर है उसको जगाने का अनुरोध कर रहा है। अगर किसी ने ये लिखा है कि सच से बेखबर है उसको जगाने का अनुरोध कर रहा है तो भी वो सही है। उसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, नारी लोहे के समान कैसे ढलती है? तो नारी लोहे के समान अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाते हुए ढलती है। अथवा में है, हंसना और गाना हम किससे सीख सकते हैं? तो हंसना और गाना हम फूलों और भंवरों से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्ला भाषा की क्या विशेषताएं हैं? तो बांग्ला भाषा जो है अत्यंत मीठी भाषा है। इस भाषा में अत्यंत उच्च कोटि का साहित्य रचा गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर भी मूलतः बांग्ला में लिखते थे। देवदास भी शरद बाबू ने इसी भाषा में लिखा है। ये इसकी विशेषता है। और ऑप्शन में कोयल को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इसका आंसर आप चाहें तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, पारिवारिक पत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला इसका है, अंतर्गाता पारिवारिक पत्रों का विशिष्ट गुण है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा गया है, पारिवारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भावों से स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। और तीसरा आप लिख सकते हैं, पारिवारिक पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकियाँ या घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों, हमने जो आंसर दिया है सरसों वाला दिया है। इसमें पूछा गया है, काल से भी ना डरने की स्थिति कब आ जाती है? अथवा में है, सरसों को हो गई सबसे सयानी क्यों कहा गया है? सरसों को हो गई सबसे सयानी क्यों गया? तो सरसों को हो गई सबसे सयानी में सरसों को सयानी कहकर कवि ने युवती होने की ओर संकेत किया है और बताया है कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। इस पूरे दृश्य में कवि को लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने आँखों का तारा करा है। आँखों का तारा का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। दूसरा है, इसमें पूछा गया, ईंट से ईंट बजाना, तो मुंह तोड़ जवाब देना या बराबरी से मुकाबला करना। प्रयोग किया है हमने, ईंट का जवाब पत्थर से देना गांधीवादी सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है। अथवा में आपके जो क्वेश्चन है इसमें उपसर्ग लिखने थे, तो आप चाहे तो इसमें इसको भी कर सकते थे। इसके बाद आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यय की परिभाषा एवं 2 उदाहरण दीजिए। तो जो शब्दांश अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा प्लस आई बड़ाई होता है, पंडित प्लस आई पंडिताई होता है, लोहा प्लस आर लोहार होता है। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। या फिर आप लिख सकते थे समास की परिभाषा और समास के कितने भेद होते हैं। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक तब तक था उस पार। तो इसमें अश्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसों की स्थायी भाव आपको लिखने हैं। तो इसमें श्रृंगार, करुण और वीर और हास्य रस के स्थायी भाव। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, हास्य का स्थायी भाव हास है, और उसके अलावा करुण का स्थायी भाव जो है शोक है, और वीर का स्थायी भाव उत्साह है। उसके बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। तो 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विज्ञापन से क्या आशय है? तो विनिर्माता या व्यापारी एवं सेवा प्रदान करने वाले कई प्रकार की सूचनाएं ग्राहक को आकर्षित करने और अपनी बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से देते हैं। ये सभी प्रवर्तन की क्रियाएं जो है विज्ञापन कहलाती है। अथवा में आप लिख सकते थे, भाव पल्वन किसे कहते हैं? इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो वृक्ष में फल लगते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष पर फल लगते हैं, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद में दूसरा है आपका, लड़की पुस्तक पढ़ता है, तो लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये आ जाएगा सही। मोहन आटा पिसा कर लाया, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन आटा पिसवा कर लाया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके अथवा में जो है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए, उसके आंसर हमने दे रखे हैं। देशभक्त का देशद्रोही होता है, सत्संग का कुसंग होता है, दुर्जन का सज्जन होता है, और लाभ का हानि होता है। ये सभी ने लिख दिया होगा।
16 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो थोथा चना बाजे घना, तो गुणहीन होने पर भी गुणों को दिखावा करना या गुणों को दिखाना। तो राजेश सदा अपनी प्रशंसा किया करता है पर उसमें वास्तविक कोई योग्यता नहीं है। ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमने प्रयोग कर दिया। इसके बाद में चोर की दाढ़ी में तिनका, तो दोषी व्यक्ति को अपने दोष प्रकट होने की आशंका रहती है, यानी कि चोर का पता लगाने की बात चलते ही शरद का चेहरा फीका पड़ गया। तभी लोग समझ गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है या चोर उसने ही चोरी उसने की है। ठीक है। इसका अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कोई भी दो, आपको चंद्रमा का पर्यायवाची, अमृत का, बिजली का और कमल का लिखना था। कोई भी आप लिख सकते थे, यह आसान और भी था उससे, तो आपकी मर्जी है, अगर आपको याद होता है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में रूपक अलंकार क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना था। अथवा में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के संधि विग्रह करके उनके नाम लिखने। तो देवालय, सज्जन और निर्धन, तो देवालय का देव प्लस आलय दीर्घ संधि है इसमें। सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन, इसमें है आपका व्यंजन संधि। और आपका निर्धन का हो जाएगा निह प्लस धन, इसमें है विसर्ग संधि। तो तीनों संधियाँ इसमें यूज की गई हैं। अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया है रस अच्छा, इसके 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उपमा के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उपमा के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। उपमेय, जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए। दूसरा, उपमान, जिससे तुलना की जाए। तीसरा, वाचक शब्द, जिसमें समानता बताने वाले शब्द आते हैं। और चौथा, साधारण धर्म, जिसमें उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द आते हैं। ठीक है। अथवा में आप लिख सकते हैं रस कितने होते हैं, या रस किसे कहते हैं, या इसके कितने अंग हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां जो क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाले नुकसान को बताते हुए अनुच्छेद लिखना है, यानी कि छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। लगभग जितना बड़ा यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा है इतने बड़े में। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो अथवा में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसको भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में समाचार पत्रों की उपयोगिता, तो समाचार एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में हर व्यक्ति करता है, आप भी करते हैं। समाचार की भूख हर व्यक्ति में होती है। वह हर नई घटना से चमकृत होता है, उसके बारे में जानना चाहता है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति के कारण संचार माध्यमों का विकास हुआ। आप जानते ही हैं कि सूचनाएं मुख्य रूप से समाचारों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, और ये समाचार लोगों तक यहाँ पर जो लोग, हाँ ठीक है, ये समाचार पहुँचते हैं अखबार रेडियो लोगों तक पहुँचते हैं अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से। आज दुनिया में जितने भी समाचार या संचार माध्यम प्रचलित हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम अखबार है। तो ये हमने अखबार की जो उपयोगिता है बता दिया। इसके बाद में जो 20वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। क्षितिज अटारी वाली है एक, और एक है दिवस आवस समीप था। तो इन दोनों में से मैंने क्षितिज अटारी वाला जो पहला है इसको कर दिया है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ इसका आंसर दिया है संदर्भ सहित व्याख्या। तो क्षितिज अटारी वाला जो पैराग्राफ था उसमें संदर्भ एवं प्रसंग है। ये पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आय से हैं। इन पंक्तियों में पति पत्नी के मिलने का बड़ा सुंदर और शालीन चित्र है। मिलने के बाद ही उसने पति के प्रेम का प्रमाण मिलता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। मेघों के पक्ष में भी बिजली चमकने के बाद वर्षा की झड़ी लगने का संकेत है। बादलों में संचित जल ऐसे बरसने लगा जैसे कोई बांध टूटा हो। इसकी व्याख्या जो करनी है तो आप व्याख्या में लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। आकाश में बादल छा गए हैं, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली कौंध और वर्षा प्रारंभ हो गई। झरझर वर्षा होने लगी। इस भाव को कवि ने मेहमान और उसकी प्रिय पत्नी के मिलन के प्रसंग में प्रस्तुत किया है। उसने सबके सामने किवाड़ की ओट से देखा और शिकायत की कि बरस बाद सुधि लीनी। वह शायद रूठी थी, शायद उसने अपने मन में गांठ पाल लिया था कि पति के बरस भर न आने के पीछे कोई और ही कारण तो नहीं, कहीं उसे भूला ही नहीं बैठा हो। पर जब दोनों मिले तो मानो बिजली सी कौंध गई। पत्नी के मन की गांठ खुल गई, सारी शंकाएं मिट गई। मिलन के आंसुओं के साथ बहकर वियोग धुल गया। यहाँ पे इसको स्पेलिंग मिस्टेक को आप सही कर लेना, ये धाल नहीं धुल गया है।
और वर्ष भर के वियोग का बांध टूट पड़ा। वह अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। भाषा जो शैली है ये ज़रूर लिखेंगे आप। मेघ आए कविता में भी सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मेघ के आने के विभिन्न पक्षों को गाँवों में मेहमान के आने के विभिन्न पक्षों के साथ एक रूप करने का वर्णन किया गया है। कवि की भाषा सरल और सहज है। कविता में कुछ परंपरागत रीति रिवाजों का भी उल्लेख हुआ है, कुछ मुहावरों का भी कवि ने सार्थक प्रयोग किया है। तो इस तरह से आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, उसमें आपको ज़रूर भाषा शैली वगैरह आपको याद है तो लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 21वां जो क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में धरती किस तरह से सस्ती सजी संवरी प्रतीत होती है, अथवा में हमारा आदिवासी समाज लेख की कोई 3 विशेषताएं लिखी है। तो हमने जो है 21वां जो बसंत ऋतु वाला क्वेश्चन किया है। तो बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा अर्थात सबसे अधिक आनंददायक ऋतु माना गया है। बसंत का आगमन होने पर वनों और बागों के वृक्ष फूलों से सज जाते हैं। फूलों पर गुंजार कर रहे भौरे संगीतकारों का रूप ग्रहण किए हुए हैं। चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है, जो सोने में सुगंध होने की दुगना आनंद होने की कहावत सिद्ध कर रही है। अथवा सरसों के सोने जैसे पीले फूलों के साथ सुगंध छा जाना सोने में सुगंध होने की बात प्रत्यक्ष कर रहा है। आज चारों ओर सुंदरता छाई हुई है, सभी प्राणी खुश हो रहे हैं। यह सारा साज-बाज ऋतुराज बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा बसंत ऋतु में जो धरती है वो सजी सवरी नज़र आती है। 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जादुई कोख से कवि का क्या आशय है, अथवा में है वीरांगना की तुलना लोहे से क्यों की गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो पहला जो है आपका जादुई कोख यानी कि बीज धरती में दबा रहता है। मनुष्य समाज की विपरीत परिस्थितियों में दबा रहता है, लेकिन धरती की कोख में गए बिना बीज ना तो हवा पानी से अपने विकास के लिए ज़रूरी उमस पा सकता है, ना अपनी संभावनाओं का विकास ही कर सकता है। इसीलिए कवि ने धरती की कोख को जादुई कोख कहा है। इसी तरह मनुष्य भी सामाजिक वातावरण में रहकर ही अपनी संभावनाओं का विकास कर सकता है, वहीं उसे अपने विकास के लिए आवश्यक स्थितियां मिल सकती हैं। अथवा में है वीरांगना की तुलना जो लोहे से क्यों की गई है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो लोहे से दैनिक उपयोग के बर्तन भी बनते हैं और औजार भी, सुई भी बनता है और गोली भी। नारी भी तप गलकर अनेक रूपों में ढलती है। उसका तपना सहना जब सीमा पार कर जाता है तो उसका नवीन रूप सामने आ जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वो आक्रामक भी हो सकती है। अपने या अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह गोली के समान चलती है। वह है गोली जैसी चलना। वह विरोचित कार्य करती है तभी वीरांगना बनती है। इसीलिए केवल यह कहना अधूरा होगा कि नारी तपती सहती ही है। उसके करुणा दया सहानुभूति जैसे गुण उसके व्यक्तित्व का एक पहलू है। दूसरा पहलू उसका साहस, उसकी वीरता और उसका साहसी कार्य, जिसके कारण उसे वीरांगना कहा जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। 23वां क्वेश्चन है, गांव के जीवन और शहर के जीवन में क्या अंतर दिखाई देता है, ये लिखना है आपको। अथवा में भारत की सुंदरता और महानता का श्रेय हिमालय को क्यों दिया गया है। तो हमने हिमालय वाला क्वेश्चन किया है। भारत जैसे सुंदर और महान देश दूसरा कौन सा है जिसके उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहें, ऋषि मुनियों का तपोवन कहें, या प्राकृतिक सुषमा का भंडार कहें, पवित्र निर्मल जलाशयों का आगार कहें, हिम का मुकुट कहें, उत्तर का प्रहरी कहें, या संसार का सौंदर्य कहें, या जो कुछ भी कहें वह पूर्ण रूप से सत्य ही होगा। इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। भूगोल का यह मानदंड है, मंदिरों का क्षेत्र है। तीर्थयात्रियों के लिए यह भूमि जो है वो सैलानियों के लिए भी स्वर्ग है। विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियां कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। इन श्रेणियों में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि के अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिसके दर्शन के लिए देश से विभिन्न प्रदेशों के निवासी लालायित रहते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में कश्मीर और
है जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से ये सुंदरता और महानता का श्रेय जो है हिमालय को जाता है। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, दो पार्ट पूछे गए हैं। मनुष्यों के लिए वनों का होना क्यों आवश्यक है, ये आसान और आप लिख सकते हैं। और मानव विकास में वनों को बाधक क्यों समझा जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। अथवा में जो पार्ट है उसका हमने किया है, कह समय बीत जाने पर पछतावा क्यों होता है, और दूसरा है आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है। तो पहला हम देखते हैं समय बीत जाने पर पछतावा क्यों होता है, फिर दूसरा देखेंगे आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले समय बीत जाने पर पछतावा। यद्यपि प्रत्येक साधारण व्यक्ति में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योग्यता है, कर भी बहुत कम लोग ही अपने पैरों पर यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, पर यहाँ पर कर यहाँ पे देख लेना एक बार, थोड़ा सा ये इस वर्ड में सही कर लेना। लोग ही अपने पैरों पर अकेला खड़े होने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे पर भार डालना, दूसरे के पीछे दौड़ना, दूसरों का अनुकरण करना आसान होता है। हमारे लिए कोई और सोचे, चिंता करे, योजना बनाए, काम करे, इस प्रकार की मनोवृत्ति आमतौर पर अधिकांश लोगों में देखी जा सकती है। अक्सर लोग किसी विशेष दिशा में अग्रणी बनने की अपेक्षा पीछे रहने में आसानी और आराम अनुभव करते हैं, और इस प्रवृत्ति के कारण अपनी अमूल्य शक्तियों का प्रयोग कर उनसे लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। समय बीतने पर लोग पछताया करते हैं और उन्हें दोष दिया करते हैं जिन्होंने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना सिखाया। इसीलिए समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसको चले जाने पर पछतावा होता है। तो इन सब चीज़ों को हिसाब से ये लिखा गया है। ग पार्ट में जो है आत्मनिर्भर वाली बात जो हम कर सकते हैं, तो आत्मनिर्भरता का मतलब होता है अपने आप पर निर्भर, यानी किसी भी काम को स्वयं करना। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, अपने ही स्वर्ग मिलता है। इस कहावत का सीधा साधा संबंध है आत्मनिर्भरता से है। ठीक है, संबंध आत्मनिर्भरता, अपने में ही स्वर्ग मिलता है। इसका मतलब है कि यदि आपको किसी काम का असली अनुभव ज्ञात होता है तो वह काम आपको पहले स्वयं करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो असली अनुभव ज्ञात करना है तो वो काम आपको स्वयं करना होगा। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तब आत्मविश्वासी बन जाता है, वह ऊंची गर्दन कर शान से चलता है। ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं, क्योंकि अपने आप काम करने वालों पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। जिस प्रकार आत्मनिर्भरता एक व्यक्ति के लिए अच्छी है, उसी प्रकार देश के लिए भी लाभदायक है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वह अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहे। सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि वह अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता दे। जब किसी देश के लोग स्वदेशी अपनाएंगे तभी वह देश आत्मनिर्भर बन सकता है। बचपन में जो गुण अपना लिए जाए वो उम्र भर साथ रहते हैं, इसीलिए आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। इसके बाद में आते हैं हम 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है, तुलसी स्नेह संबंधों के आधार क्यों मानते हैं, और अथवा में है कबीर ने गुरु की महिमा असीम क्यों बताई है। तो यहाँ पर है कबीर वाला हमने किया है। गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी कि उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता है। गुरु का व्यवहार ऊपर से कठोर लगता है पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेह पूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। अच्छा गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। वह ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान भी बनाता है। इसलिए कबीर ने गुरु की महिमा असीमित बताई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये अपठित गद्यांश जो है, इसमें अग्नि का प्रयोग मानव अतीत से करता आ रहा है, ये वाला है। और इसके यहाँ पे आंसर्स आपको देने थे, तो मैंने इसके अथवा पार्ट के जो है आंसर दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अगर इसको दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने इसको नहीं दिया है तो ये अथवा पार्ट जो हमने किया है आप इसको देख सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियाँ हैं, ये वाला। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसका शीर्षक होगा परोपकार का महत्व है। दूसरा होगा आपका जो क्वेश्चन है, सच्ची मानवता क्या है। तो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है।
इसके बाद में तीसरा, वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? तो वृक्ष धूप, आंधी, वर्षा व तूफान में डटकर खड़े रहते हैं और सब कुछ सहन करने के बाद भी मनुष्य को शीतल छाया व रसदार फल प्रदान करके हमें परोपकार का संदेश देते हैं। चौथा है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना है। तो आइए सारांश दिखा देता हूँ आपको। सारांश में आपका है, अपने लिए जीना तथा दूसरों के हितों में अपना सब कुछ बलिदान करना। मानव की ये दोनों प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं। अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, किंतु दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाला व्यक्ति ही सच्चा परोपकारी होता है। परोपकार करना ही सच्चा धर्म है और बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते और ना ही अपनी शीतल छाया का उपयोग स्वयं के लिए करते हैं। अर्थात प्रकृति हमें परोपकार करने की सीख देती है। ये इसका गद्यांश का जो है सारांश हो गया। आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 27वें में है, आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र लिखकर सूचित किया जाए कि आपके मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। ठीक है। और आपका जो अथवा में है, पिता को पत्र लिखो जिसमें अध्ययन की जानकारी हो। तो हमने ये मुख्य नगर पालिका को जो है लिखा है। तो इसमें देखिए, सेवा में यहाँ पे न्यायपालिका जहाँ का एड्रेस है, और विषय में मोहल्ले में गंदगी फैलने के संबंध में महोदय, हम वार्ड 10 के स्टेशन रोड के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले में साफ़ सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। हमारे इलाके में सफाई की स्थिति बेहद ख़राब है। सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर जमा हैं। सफाई कर्मी कभी कभार आते हैं। हर जगह नालियां बंद है, जिसकी बदौलत गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है। फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। इससे बुखार, मलेरिया आदि बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। कूड़े कचरे की सफाई ना होने के कारण सड़कों पर बदबू आती है। दूषित और दुर्गंध वातावरण के कारण सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो गया। आजकल प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान अतिरिक्त रूप से हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि ये इसका कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन इसका एक जब लागू नहीं किया जा रहा है। यानी कि ये जो सेवाकर्मी जो लगाए गए हैं इसमें वो ध्यान नहीं दे रहे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे इलाके का निरीक्षण कर नियमित साफ सफाई की व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। आप अपना नाम, वार्ड वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और आज मैंने ये वीडियो बनाया तो आज का डेट लिख दिया 24/8/2021। इसके बाद में आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध एवं किसी अन्य विषय की रूपरेखा आपको लिखनी है। तो किसी भी एक विषय पर आप में से इसमें से किसी भी एक पे निबंध लिखोगे। तो इसका निबंध जैसे मान लो लिख दिया। तो इसके अलावा जो बचे हुए किसी भी एक पार्ट का आपको रूपरेखा जो है लिखनी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसकी रूपरेखा एक दो की, तो आपको पता चल जाएगा रूपरेखा कैसी होती है। और निबंध तो आप इनके किसी के भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा सभी के निबंध आसान हैं। अगर आपको निबंध देखना भी है तो आप डायरेक्ट गूगल पे दहेज प्रथा एक अभिशाप लिख करके निबंध ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दहेज प्रथा एक अभिशाप, निबंध आगे लिख देंगे निबंध। तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर 4, 5, 10 तरह के निबंध मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको देख सकते हैं। वृक्षारोपण पे भी आप लिखेंगे तो वृक्षारोपण निबंध गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। दूरदर्शन वरदान या अभिशाप निबंध लिखेंगे तो मिल जाएगा। साक्षरता आंदोलन निबंध लिखेंगे तो मिल जाएगा। कंप्यूटर का महत्व निबंध लिखेंगे तो मिल जाएगा। मेरा प्रिय खेल निबंध लिखेंगे तो भी मिल जाएगा। और बहुत सारे मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने जो है रूपरेखा, जैसे दहेज एक प्रथा एक अभिशाप, इसकी रूपरेखा में प्रस्तावना, दहेज का अर्थ, दहेज प्रथा के दोष, दहेज प्रथा के कारण, सरकारी प्रावधान, समाज की भूमिका, दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु सुझाव और उपसंहार। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक दो पॉइंट कम भी लिखेंगे तो चलेगा। वृक्षारोपण की रूपरेखा जो है, प्रस्तावना, वृक्षारोपण क्या है, वृक्ष हमारे की रक्षा, हमारी संस्कृति, वृक्ष की कटाई के नुकसान और वृक्षारोपण के महत्व, वृक्ष जीवन का सबसे बड़ा कारक जो है ऑक्सीजन। और 8वां है वृक्षारोपण सबकी जिम्मेदारी। लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार आप लिख सकते हैं। इनमें से भी एक दो पॉइंट अगर आप कम लिखते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके बाद में ग पार्ट को ही मैंने लिखा है, दूरदर्शन विज्ञान या वरदान। तो यहाँ पर ये है आपका रूपरेखा, जैसे कि आपका इसमें लिख सकते हैं प्रस्तावना, दूरदर्शन का महत्व, दूरदर्शन विज्ञापन का चमत्कार, दूरदर्शन वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर दूरदर्शन वरदान या अभिशाप होगा, ये देख लेना कि क्या था। मैंने थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव और उपसंहार।
तो इस तरह से ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट आप चाहे तो और अलग से ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। पूरा सोल्यूशन आपने देखा, इसी तरह से आपके सारे विषय के सोल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं, उनसे आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, उनके लिए ये पेपर जो है एक सहायकता के रूप में काम करेगा। इसका सॉल्यूशंस देख करके वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी विषयों के सॉल्यूशंस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है MP सॉस की, उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख करके जो है इसको आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।